एक व्यक्ति है, नाम है भारत कुमार। एक समय था जब ये भूखा गरीब था, कुछ भी नहीं था इसके पास। एक दूसरा व्यक्ति है, नाम है ब्रिटेन अति क्रूरनाथ। भारत कुमार की हालत इसी ने खराब की है। भारत कुमार इसी का दास था। अभी फिलहाल कड़ाकेदार ठंड का मौसम है। ब्रिटेन अति क्रूरनाथ ने इस व्यक्ति को तन ढकने के लिए अपना पहना हुआ बड़ा सा ओवरकोट दे दिया। ये कपड़ा इसके साइज का है नहीं, लेकिन फिलहाल साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठंड से बचाव प्रायोरिटी है, नहीं तो ये मर भी सकता है। जिंदा रहेगा तब तो सम्मान या अपमान फील करेगा, मर गया तो सब धरा रह जाएगा। मजे की बात यह है कि ब्रिटेन अति क्रूरनाथ इसको मरने देना भी नहीं चाहता। भारत कुमार ब्रिटेन अति क्रूरनाथ के दिए हुए ओवरकोट को पहने रहता है। कोट फट जाता है तो रफ्फू कर लेता है, लेकिन उतारता नहीं है, नहीं बदलता है। तब की बात अलग थी, लेकिन बाद में भारत कुमार दासता से मुक्त हो जाता है, तरक्की कर लेता है, अपनी स्थिति बदल लेता है, लेकिन ओवरकोट नहीं बदलता। मालिक के पसीने की बदबू आती है, लेकिन उसको इस बदबू की आदत हो गई है। काम तो चल ही रहा है ना, लेकिन कब तक? कई सालों बाद इसकी आत्मा जगती है। आत्मा से आवाज आती है कि अब इस ओवरकोट को उठाकर फेंक दो, अब दासता की बदबू सहन नहीं हो रही। दोस्तों, 1 जुलाई 2024 को ऐसा ही क्रिमिनल लॉ के बदबूदार ओवरकोट को हमारे प्यारे देश भारत ने उतार कर फेंक दिया। आज बात करेंगे भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक नए युग की शुरुआत की। क्या बदला है, क्यों बदला है, असर क्या पड़ेगा, सभी मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। स्वागत है 4 डायमेंशन में। मेरा नाम है अमृत उपाध्याय। यतो धर्मः ततो जया। भारत की संस्कृति में न्याय एक मूल तत्व है। आधुनिक न्याय मिलता है कानूनों से। भारत में आपराधिक कानूनों में बदलाव और सुधार भारत के हिसाब से और आज की परिस्थिति के हिसाब से बहुत जरूरी था। औपनिवेशिक दासता से मुक्ति पाना तो एक कारण है ही, लेकिन आपराधिक कानूनों में परिवर्तन और सुधार दूसरे रीजंस के लिए भी जरूरी था। पुराने कानून में कई लूपहोल्स थे। कई बार इनकी वजह से दोषी को सजा भी नहीं होती थी। समय बहुत लगता था। आप ही बताइए, 20-30 सालों में न्याय मिलने का मतलब ही क्या है? कई बार तो फरियादी के मरने के बाद न्याय मिलता है। इस प्रोसेस में पैसा भी बहुत खर्च होता था। इसके अलावा कुछ जघन्य अपराधों में दंड बहुत कम था। आप स्क्रीन पर यह संस्कृत श्लोक देख पा रहे होंगे। यह श्लोक मनुस्मृति अध्याय 7 से लिया गया है। इसका अर्थ है कि इस संसार को दंड के द्वारा ही नियंत्रण में रखा जा सकता है। इसीलिए यह जरूरी था कि कुछ अपराधों के लिए दंड को कठोर किया जाए और बढ़ाया जाए, लेकिन दंड का इस्तेमाल न्याय के लिए करना है, शोषण के लिए नहीं। देखिए, अब धीरे धीरे समाज बदल रहा है, समाज की आवश्यकताएं बदल रही हैं, अपराध के तरीके बदल रहे हैं, इसलिए जस्टिस प्रोसेस भी बदलना चाहिए। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून, IPC 1860, CRPC 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 थे। अब इनकी जगह नए भारतीय कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः लागू हो गए हैं। ये सभी 1 जुलाई से लागू हो गए। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। तो बिना देरी किए चलिए नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह समझ लीजिए कि कोर्ट में पेंडिंग ऐसे मामले जिनमें 30 जून तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही होगी। इसी तरह 1 जुलाई या उसके बाद पुलिस के द्वारा प्रस्तुत चालान में कार्यवाही भी भारतीय न्याय संहिता के तहत होगी, अपराध भले ही पुराने कानून के दायरे में हुआ हो। आपको बता दें, IPC में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही हैं। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का ऑर्डर यानी क्रम बदला गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को कोई भी सभ्य समाज इग्नोर नहीं कर सकता, ना ही करना चाहिए। नया कानून भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। नए कानून में कुछ अपराधों में सजा बढ़ा दी गई है। यह भी न्याय देने का एक तरीका है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि महिलाओं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को भारतीय न्याय संहिता की शुरुआती धाराओं में रखा गया है। अब 63 से लेकर 99 तक की कुल धाराएं इन्हीं अपराधों से जुड़ी होंगी। IPC में ये 300 के बाद की धाराओं में थे। चलिए अब बात करते हैं महिलाओं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की।
पहले आईपीसी की धारा 375 में महिला का बलपूर्वक शारीरिक शोषण या बलात्कार करने पर अपराध दर्ज होता था और धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। आजीवन कारावास यानी सामान्यतः 20 साल तक जेल। अब भारतीय न्याय संहिता में इस तरह के केस में धारा 63 के तहत मामला दर्ज होगा और धारा 64 में अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है। ये भी ध्यान रखिए कि अब आजीवन कारावास का मतलब ताउम्र कारावास से है, यानी बलात्कार के दोषी अब अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। इसके अलावा धारा 65 के तहत 16 साल से कम उम्र के विक्टिम से दुष्कर्म करने पर कम से कम 20 साल का कठोर कारावास या उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं 12 वर्ष से कम उम्र के विक्टिम से दुष्कर्म पर न्यूनतम 20 साल की कैद या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। सामूहिक दुष्कर्म के केस में पहले के कानून में विक्टिम अगर 12 साल से कम उम्र की है तो धारा 376 डी और बी के तहत मृत्यु दंड का प्रावधान था। अगर सामूहिक दुष्कर्म की विक्टिम 16 साल से कम उम्र की है तो आरोपियों को 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान था। 18 वर्ष से अधिक की महिला से गैंगरेप में 20 वर्ष के कठोर कारावास या उम्र कैद का प्रावधान था। अब धारा 70 के तहत विक्टिम यदि एडल्ट है तो अपराधी की सजा की अवधि 20 साल से कम नहीं होगी। आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। वहीं 18 वर्ष से कम उम्र की विक्टिम के साथ गैंगरेप के आरोपियों को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। शादी का वादा करके मुकर जाने और रेप करने वाले अपराधियों के खिलाफ भी कानून का शिकंजा ज्यादा कड़ा हो गया है। हालांकि इसमें सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो क्या बदलाव किया गया है? देखिए, पहले शादी का वादा कर रेप करने के मामले में धारा 493 के तहत मामले को असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल माना जाता था और कार्यवाही की जाती थी। इसमें 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गैर संज्ञेय अपराध इसका मतलब है कि पुलिस बगैर वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन अब नए कानून की धारा 69 के तहत इस तरह के मामलों को संज्ञेय अपराध माना जाएगा। यानी अब शादी का वादा करके मुकर जाने और रेप करने वाले आरोपी को पुलिस बगैर वारंट की गिरफ्तार कर सकेगी। नए कानून में अपहरण के केस में उम्र को लेकर बदलाव किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले अपहरण के मामलों में धारा 363 के तहत बालक की उम्र 16 वर्ष और बालिका की आयु 18 वर्ष निर्धारित थी। अब नए कानून में अपहरण के मामलों में बालक और बालिका की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसा करने का कारण क्या है? इससे एकरूपता आएगी। इसके साथ ही इन मामलों में अब बयान महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेंगी और जांच का जिम्मा संभालेंगी। इसमें धारा 137 और 138 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे ही वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों की खरीद फरोख्त में सजा बढ़ गई है। पहले धारा 372 और 373 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के लिए 18 साल से कम उम्र के बालक बालिका को बेचने और खरीदने के अपराध में अधिकतम 10 साल का कारावास और जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अब नए कानून में धारा 98 और 99 के तहत वेश्यावृत्ति के लिए 18 साल से कम आयु के बालक या बालिका को खरीदने और बेचने के मामले में कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल का कारावास और जुर्माने की सजा कर दी गई है। इस कानून में एक नई चीज और है। नए कानून में अब दुष्कर्म, गैंगरेप समेत अन्य गंभीर महिला अपराधों की जांच का जिम्मा महिला इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक की अधिकारी के पास होगा। पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बालक बालिकाओं के साथ हुए अपराध की जांच का जिम्मा भी महिला अफसर के पास रहेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 51, 173 और 184 के तहत यह प्रावधान किया गया है। अब एफआईआर लिखने से लेकर बयान लिखने तक की वीडियोग्राफी होगी। विक्टिम की पहचान किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं की जाएगी। विक्टिम को जहां सुविधाजनक लगेगा बयान वहां दर्ज हो सकेंगे। नए कानूनों में आधुनिकतम तकनीकों को शामिल किया गया है और पूरे प्रोसेस के डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा को भी चेंज कर दिया गया है। अब ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल मैसेज, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस और वॉइस मेल मैसेज को भी लीगल रिकॉर्ड के रूप में माना गया है। इस कानून में पूरी लीगल प्रोसेस को डिजिटलाइज किया गया है। अब एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में है। अब ई रिकॉर्ड, जीरो एफआईआर, ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके अलावा चार्जशीट भी अब डिजिटल होंगी। सिर्फ इस कदम से अदालतों और थानों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। नया कानून पूरी न्याय प्रक्रिया को इको फ्रेंडली भी बना देगा।
इसके अलावा अब बलात्कार के विक्टिम के ई बयान दर्ज किए जाएंगे। पिछले कानून में सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती थी, लेकिन अब पूरा ट्रायल, जिसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी शामिल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभव है। गवाह, अभियुक्त और विक्टिम कोर्ट में वर्चुअली पेश हो सकेंगे। नए कानून में सर्च और जब्ती के समय वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। डिजिटलीकरण की दिशा में एक नवाचार और किया गया है इस कानून में। अब तक पुराने कानूनों के तहत पुलिस समन या फिर वारंट को केवल प्रत्यक्ष रूप से ही भेज सकती थी। समन या वारंट न मिलने पर पुलिस पर आरोप भी लगते रहे हैं। अब BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 63 में समन्स वारंट को नए सिरे से डिफाइन किया गया है। पुलिस अब समन्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेज सकेगी, यानी चाहे तो पुलिस आरोपी के व्हाट्सएप नंबर पर समन भेज सकेगी। हालांकि राज्य सरकार को इसकी एक रूपरेखा बनानी होगी। इसके अलावा अब आरोपी का पता, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अदालतों के पास भी सेव रहेगा। आज तक आतंकवाद के नासूर को सभी जानते थे, लेकिन देश के किसी कानून में आतंकवाद की न तो परिभाषा थी, न ही कोई व्याख्या। अब ऐसा नहीं है। इस नए कानून में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार व्याख्या हुई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के तहत आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए इस धारा में कार्रवाई होगी। ऐसे आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा होगी, और अगर ऐसे अपराध के कारण किसी की मौत होती है तो मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। आतंकियों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने का भी अधिकार दिया गया है। जांच करने वाले अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका आदेश भी देगा। इसके साथ ही आतंकी गतिविधियों का षड्यंत्र करने वाले या इसके पक्ष में लॉबिंग करने वाले को कम से कम 5 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना होगा। इसके अलावा CRPC की धारा 144 क का नए कानून में प्रावधान नहीं किया गया है। धारा 144 क में प्रावधान था कि किसी भी धार्मिक या सामाजिक जुलूसों में हथियार लेकर निकलने पर कलेक्टर से अनुमति लेना जरूरी होता था। नए कानून में इसे हटा दिया गया है। यौन हिंसा के मामले में भी नए कानून में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे यौन हिंसा के मामले में विक्टिम का बयान अब अनिवार्य कर दिया गया है, और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य कर दी गई है। अब पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिन में फरियादी को स्टेटस प्रोवाइड करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही विक्टिम को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे क्या होगा? इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी, न्याय की रक्षा होगी। आपने अक्सर विदेशी फिल्मों में देखा होगा कि कई बार छोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर सड़कों की साफ सफाई करवाई जाती है या कोई भी सोशल वर्क करवाया जाता है। अब भारत में भी ऐसा होगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस नए कानून के तहत कम्युनिटी सर्विस को सजा के रूप में लाया जा रहा है। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, भारत में समरी ट्रायल का यूज कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों के जल्द से जल्द निपटारे के लिए किया जाता है। CRPC में समरी ट्रायल ऐसे अपराधों के लिए किया जाता था जिनमें 2 साल की अधिकतम जेल या केवल जुर्माना या फिर दोनों दिए जाते थे। अब नए कानून में 3 साल तक की सजा वाले अपराध भी समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस छोटे से कदम का बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। इस अकेले प्रावधान से सेशंस कोर्ट्स में 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहे कितना अच्छा बना लो, अगर दोषी को अपने किए की सजा नहीं मिल पाएगी तो क्या ही मतलब ऐसे सिस्टम का। आजादी के 75 सालों के बाद भी पुलिस के लिए अपराध साबित करना और दोषी को सजा दिलाना एक टेढ़ी खीर है। आरुषि मर्डर केस तो आपको ध्यान ही होगा, ऐसे न जाने कितने केस हैं। अब सरकार ने लक्ष्य रखा है कि सजा दिलाने की दर को 90% से ऊपर ले जाना है। यही कारण है कि सरकार ने नए कानून में फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने का काम किया है। 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों में तकनीक के साथ साथ फॉरेंसिक जांच को बहुत महत्व दिया गया है। इसे लेकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों में अहम प्रावधान किए गए हैं। आपको पिछले कानून का एक लूपहोल बताते हैं। CRPC की धारा 157 में अपराध की विवेचना की प्रक्रिया में फॉरेंसिक शामिल नहीं था। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 में विवेचना की पूरी प्रक्रिया को पहली बार डिफाइन किया गया है। जैसे हत्या की सूचना पुलिस को मिली तो क्या करना होगा? स्पॉट पर जाएंगे, सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करेंगे, उस पूरे स्पॉट और वहां खड़े लोगों की वीडियोग्राफी करेंगे। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को मौके पर बुलाएंगे।
ये वीडियोग्राफी भविष्य में केस को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकती है। इतना ही नहीं, 7 साल या इससे ज्यादा की सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। घर की तलाशी में भी पुलिस को वीडियोग्राफी करनी होगी। इसका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक साइंटिफिक प्रूफ होगा। इसके तहत एक तरफ जहां ऐसी तकनीक पुलिस के काम को पहले से ज्यादा आसान करेगी, वहीं फॉरेंसिक की मदद से पुख्ता सबूत भी इकट्ठे हो पाएंगे। मजबूत और साइंटिफिक प्रूफ होने से कोर्ट में अपराध साबित करना आसान होगा। इससे यह होगा कि कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना कम हो जाएगी। इससे कोर्ट में तारीख पे तारीख वाली स्थिति नहीं बनेगी, यानी केस जल्दी निपटेंगे। सरकार इसके लिए फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की एक फौज भी खड़ी कर रही है, यानी 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। इसके अलावा फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए अलग अलग जगह लैब बनाई जाएंगी। अब तक भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में संगठित अपराध के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं था। जैसे जुआ, चोरी आदि अपराधों की सामान्य धाराओं में कार्रवाई की जाती थी। अब तक संगठित अपराधों के लिए अलग से कानून नहीं होने से अपराध की प्रकृति के हिसाब से सामान्य धाराओं में केस बनता था। उसी हिसाब से सजा भी कम होती थी। नए कानून में इन सभी मामलों में आरोपियों को पहले के मुकाबले ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है। अब नए आपराधिक कानूनों में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या एक गैंग के रूप में किए गए अपराधों को संगठित अपराध मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 और 112 के तहत कार्रवाई होगी। धारा 111 में गंभीर अपराध और धारा 112 में छोटे संगठित अपराधों को शामिल किया गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में नाबालिग बालक बालिकाओं के अपहरण, किसी की जमीन हथियाना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, प्रोस्टिट्यूशन या रैंसम के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नशीली ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग, हिंसा की धमकी, एक्सटॉर्शन, नकली नोट छापना, हवाला आदि को भी संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सजा की बात करें तो आरोपियों को कम से कम 5 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिलेगी। वहीं जुर्माने की राशि 5 लाख रुपए से कम नहीं होगी। ऐसे अपराध के दौरान अगर विक्टिम की मौत होती है तो आरोपी को उम्र कैद या मृत्यु दंड का भी प्रावधान है और 10 लाख रुपए जुर्माने का भी। इसके अलावा ग्रुप बनाकर चोरी करना, छिनैती, जेबकतरी जैसे अपराध भी अब संगठित अपराधों में शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 को भी जान लीजिए। समूह का सदस्य रहते हुए अकेले या ग्रुप में चोरी, छिनैती, टिकटों की कालाबाजारी, जुआ, प्रश्न पत्रों की खरीद फरोख्त। जी हाँ, प्रश्न पत्रों की खरीद फरोख्त या फिर इस तरह की अन्य गतिविधियां, वाहन चोरी, घर दुकान से चोरी, जेबकतरी, कार्ड स्किमिंग, एटीएम से चोरी आदि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 में कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को कम से कम 1 साल अधिकतम 7 साल कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही जुर्माना भी देना होगा। न्याय में देरी होना न्याय न मिलने के समान है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। पुराने सिस्टम में न्याय में बड़ी देरी होती थी क्योंकि कई लूपहोल्स थे। न्याय में देरी से नागरिकों का न्याय से भरोसा उठ जाता है। लोग अदालत में जाने से डरते हैं क्योंकि पता है कि एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तो लंबा फंसेंगे। समय तो जाएगा ही, बचा कुछ पैसा भी चला जाएगा। इसीलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हर प्रक्रिया की डेडलाइन तय की गई है। इससे कोर्ट की प्रक्रिया में चालान से लेकर फैसले तक के लिए समय सीमा तय की गई है। इससे कोर्ट की कार्यवाही में तेजी आएगी और निर्णय जल्द होंगे। अब कोर्ट को पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर आरोप तय करना और अंतिम सुनवाई के बाद अधिकतम 45 दिन में फैसला सुनाना जरूरी किया गया है। विशेष कारण से निर्णय 15 दिन तक टाला जा सकता है। रिमांड को लेकर भी कुछ बदलाव नए कानून में किए गए हैं। क्या हैं ये बदलाव? पुलिस अब 10 साल या इससे अधिक सजा वाले अपराध में आरोपी को 60 दिन तक पुलिस रिमांड पर ले सकेगी। इसके पहले 15 दिन तक रिमांड लेने का प्रावधान था। 10 साल से कम सजा के मामलों में पुलिस 40 दिन रिमांड ले सकेगी, जो पहले 15 दिन थी। नए कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसा बदलाव विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों से निपटने के लिए किया गया है। अब फरार आरोपी की अनुपस्थिति में धारा 356 के तहत मामले की सुनवाई और सजा के निर्णय का प्रावधान किया गया है। अब कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा।
और उसे सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो। ऐसे अपराधी को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में ही आना होगा। खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। इनका उद्देश्य दंड देना था, शोषण करने का था, न कि न्याय देने का। अब इन तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना है। इनका मकसद दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आने की उम्मीद है। पुराने कानूनों में गुलामी की बू आती थी क्योंकि इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था और हमने सिर्फ अपनाया था। इन कानूनों में पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, लंदन गैजेट, जूरी और बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है। इन कानूनों में हर मैजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल के रेफरेंस दिए गए हैं। कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैजेट के आधार पर इन कानूनों को बनाया गया था। ऐसे ही गंगा को थेम्स की तर्ज पर साफ करना, मुंबई को शंघाई बनाना, दिल्ली को पेरिस जैसा डेवलप करना या कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहना सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन इसमें एक गहरी प्रॉब्लम छिपी हुई है। हालांकि इस प्रॉब्लम का डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम विचारधारा के लेवल की है। इसमें औपनिवेशिक मानसिकता झलकती है, औपनिवेशिक गुलामी की बू आती है। किसी की तर्ज क्यों लेना? क्या हम अपना एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते? क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है? ऐसे ही जब भारत का संविधान बना था तो कई आलोचकों ने इस पर सवाल उठाए। आलोचना में कहा गया कि भारतीय संविधान ने कई देशों के संविधान से कॉपी किया है। भारतीय संविधान में भारतीयता को केंद्र में नहीं रखा गया है। खैर, संविधान के पक्ष में देश काल परिस्थिति का हवाला दिया गया। कहा गया कि उस समय की सिचुएशन में बेस्ट यही किया जा सकता था। यह तर्क जायज थी, फील होता है, और बाद में संविधान में संशोधन करके धीरे धीरे भारतीयता का रंग चढ़ाया जाता रहा। लेकिन ऐसा ही एक औपनिवेशिक दंश भारत का आपराधिक कानून भी झेल रहा था। सरकार ने इससे भी अब मुक्ति पा ली है। भारत ने अब गुलामी की निशानियों को पूरी तरह से मिटा दिया है। इन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। इन कानूनों को आज के समय के अनुरूप बनाने में सरकार ने अगस्त 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और देश के सभी कानून विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे। वर्ष 2020 में सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सांसदों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखे गए। इसके बाद व्यापक परामर्श के बाद नए कानून बनाए गए। इसके लिए 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी। काफी मेहनत की गई। बीते 4 सालों में खूब विचार विमर्श किया गया, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या कमाल करता है। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक के साथ। कमेंट करके जरूर बताइए नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपको कैसा लगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।